केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 3। आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, आइए पहले ये देख लेते हैं। इन टॉपिक्स में बेटा पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जिसे हिंदी में आप कहते हैं आभासी छदम एक आणविक अभिक्रिया। आभासी एक आणविक अभिक्रिया या छदम एक आणविक अभिक्रिया जो होती नहीं है लेकिन फिर भी एक अणुक होती है, यानी उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक ही होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो कि आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में समाकलित वेग समीकरण को ही आप प्रयोग करते हैं न्यूमेरिकल के लिए भी, और आपको जो सूत्र की स्थापना करने को आता है वो भी आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यानी समाकलित वेग समीकरण का ही आता है। थर्ड टॉपिक हम लोग देखेंगे हाफ लाइफ पीरियड यानी अर्ध आयु काल, है ना। कोई पदार्थ अपनी मात्रा का आधा जितने समय में हो जाता है उस समय को हम क्या कहते हैं, उसका अर्ध आयु काल कहते हैं। लास्ट हम देखेंगे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी हम ऐसी सभी विधियां देखेंगे जिनमें हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं आभासी या छदम एक आणविक अभिक्रिया क्या होती है। वे बेटा सभी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है। आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है, किंतु उसकी कोटि क्या होगी, एक होगी। अभिक्रिया की कोटि एक होगी, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, आभासी एक आणविक अभिक्रिया। आभासी एक आणविक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि आणविकता 2 या 2 से ज़्यादा है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि क्या है, एक है। लाइक एग्जाम्पल देखें तो इक्षु शर्करा का प्रतिलोपन या शर्करा का प्रतिलोपन, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। शुगर का फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा, शर्करा का फॉर्मूला आप जानते हैं C12H22O11। इसको जब जल के आधिक्य में रिएक्ट कराया जाता है तो ये क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं। एक मॉलिक्यूल आपका किसका है, शर्करा का, और दूसरा जल का है। और वो क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक आपका फ्रक्टोज का बना रहा है। मॉलिक्यूल 2 हैं यानी आणविकता 2 होनी चाहिए, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुगर मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे बेटा, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहेंगे, आभासी या छदम एक आणविक अभिक्रिया कहेंगे। इसका अगर आप रेट लॉ देखना चाहें तो कैसे निकालेंगे, R = K एक्टिव मास ऑफ शुगर। ठीक है, एक्टिव मास को आप जानते हैं कैसे लिखते हैं, बिग ब्रैकेट के अंदर उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है एसिटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट, यानी एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। ठीक है, एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। अब एथिल एसीटेट का फॉर्मूला तो सबको पता है आप लोगों को, CH3COOC2H5, है ना। ये एथिल एसीटेट है। अब जब इसको जल के आधिक्य में अभिक्रिया कराया जाता है, अपघटन कराया जाता है, तो क्या बनता है बेटा, एसिटिक एसिड बनता है CH3COOH, और एथिल एल्कोहल बनता है C2H5OH। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, एथिल एसीटेट है। ये आपका क्या है, एथिल एसीटेट है। ठीक है, और इससे क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड और एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप रेट लॉ देखना चाहें, है ना, इसके लिए भी अगर आप रेट लॉ देखना चाहें तो रेट लॉ क्या होगा बेटा, R = K एक्टिव मास ऑफ एथिल एसीटेट CH3COOC2H5। ठीक है, यहाँ पर H2O के मास पर कोई भी प्रभाव रेट का नहीं पड़ता है, मतलब रेट पर एक्टिव मास ऑफ वाटर का प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ किस पे पड़ रहा है, एथिल एसीटेट पे पड़ रहा है। इसलिए ये भी कैसा अभिक्रिया होगा, स्यूडो यूनिमोलिकुलर।
इसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करते हैं। समाकलित वेग समीकरण, ये बेटा आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको हमेशा पूछा जाता है ना। तो होता क्या है ये समाकलित वेग समीकरण, होता क्या है? गणित में बेटा एक प्रोसेस होता है, एक फंक्शन होता है इंटीग्रेशन। तो जब हमारे वेग समीकरण का समाकलन या इंटीग्रेशन कर लिया जाता है तो एक नया वेग समीकरण हमें मिलता है। उस वेग समीकरण को हम क्या कहते हैं बेटा? समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? समाकलित वेग समीकरण। अगर हम वेग समीकरण का समाकलन करें और जो हमें नया समीकरण प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? समाकलित वेग समीकरण। तो बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम समाकलित वेग समीकरण कैसे स्थापित करेंगे, ये एग्ज़ाम में आपके आता है और आपके लिए बहुत अनिवार्य है। इसको समझिए, बहुत ही आसान भी है। समझ लीजिए कि कोई एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, हमने ले लिया आर गिव्स पी, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। एक ये बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। अगर ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, अगर ये रिएक्शन कैसा है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के इंटू एक्टिव मास ऑफ आर टू द पावर ज़ीरो। यानी आर की पावर ज़ीरो होने का मतलब क्या है? कि इसकी सांद्रता पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसके रेट पर इसकी सांद्रता के परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आर टू द पावर ज़ीरो है, ठीक है। और हम ये जानते हैं, पहले हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? R इज इक्वस टू माइनस डी आर अपॉन डी टी। यानी माइनस क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। R क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो R इज इक्वस टू के एक्टिव मास ऑफ R टू द पावर ज़ीरो, R इज इक्वस टू माइनस डी इंटू एक्टिव मास ऑफ R अपॉन डी टी। इन दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा? माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वस टू के आर टू द पावर ज़ीरो। ठीक है, ये मिलेगा, है ना। अब क्या कर सकते हैं कि चूँकि आपका किसी भी चीज़ की घात 0 बराबर 1 होता है, ठीक है। कोई भी अंक हो, उसकी घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसकी वैल्यू जैसे ही 1 होगी तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वस टू के। माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वस टू के। अब पक्षांतर कर लीजिए, डी टी को राइट साइड में लाएंगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस डी आर इज इक्वस टू के डॉट डी टी। माइनस डी आर इज इक्वस टू के डॉट डी टी। ये आपका पहला अवकलन समीकरण, वेग समीकरण है जो कि आप जनरली निकालते हैं, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम आप बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन का निशान क्या होता है? ऐसे कर्व्ड एस होता है, लंबा सा, ठीक है। तो ये हम लगाते हैं उन राशियों के पहले जो राशियाँ क्या होंगी? चेंज होंगी। जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन एक चेंजेबल राशि है ना, और टाइम भी चेंज होता है। तो इन दोनों के पहले हम क्या लगा देंगे बेटा? इंटीग्रेशन का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन डी आर इज इक्वस टू के इंटीग्रेशन डी टी। के कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रखेंगे। अब इसको जब बेटा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस आर इज इक्वस टू के टी प्लस सी। यहाँ सी क्या है? सी आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। सी आपका क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप। इसके बाद अब लाइए देखते हैं कि अगर हमारा प्रारंभिक सांद्रता देखना चाहें तो टाइम क्या होगा? 0 होगा, यानी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ होगा। तो T इज इक्व टू 0 पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? R0, मान लिया R0, ठीक है। तो ये R0 जो है वहाँ हम कहाँ रखेंगे? इस समीकरण में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में
टी की वैल्यू और सी की वैल्यू रखते हैं। ओके, तो आर की जगह हम क्या लिख देंगे, R0 यानी प्रारंभिक सांद्रता, और K इंटू 0 प्लस सी, एनीथिंग इज इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, -R0 इज इक्वल टू सी, या C इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, -R0। अब इस C की वैल्यू अगेन हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। इस इक्वेशन नंबर 2 में, ये इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है, फर्स्ट इंटीग्रेशन फार्मूला है या फर्स्ट इंटीग्रेशन इक्वेशन है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे बेटा, तो क्या मिल जाएगा हमें, -R इज इक्वल टू KT प्लस, अब C की जगह हम क्या रख देंगे, -R0, -R0। पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस -R0 को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए तो ये +R0 हो जाएगा, तो हो जाएगा R0 माइनस R इज इक्वल टू KT। ठीक है, अब फिर से T को हटाएंगे तो हमें K इज इक्वल टू मिल जाएगा R0 माइनस R अपॉन टी, R0 माइनस R अपॉन टी। यही फॉर्मूला आपको इस्टेब्लिश करना होगा एग्ज़ाम में। अगर पूछा जाए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की स्थापना कीजिए, तो आपको यही स्थापना करनी होगी। ठीक है, अब अगर हम कोई एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं, R गिव्स P पे T इज इक्वल टू 0, यानी समय अभी शुरू नहीं हुआ है, समय शून्य है, तो प्रारंभिक सांद्रता क्या है, A है, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा, प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। अब मान लीजिए T बराबर T पर आपका प्रोडक्ट X हो जाता है, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, A माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, तो यानी कि आपका प्रारंभिक सांद्रता R0 इज इक्वल टू हो जाएगा A, और अंतिम सांद्रता R बराबर हो जाएगा A माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इसको आप क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट कर देंगे, तो आपको मिलेगा K इज इक्वल टू A माइनस इन द ब्रैकेट A माइनस एक्स अपॉन T, ब्रैकेट खोल दीजिए, A से A कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा K इज इक्वल टू एक्स बाई टी, K इज इक्वल टू एक्स बाई टी। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का दूसरा फॉर्म है, जो कि आर के फॉर्म में ना हो करके जो कॉन्सेंट्रेशन आपका प्रोडक्ट का बन रहा है, दिस इज प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। देखिए है ना, टी समय पर कितना प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे ये जो है डिपेंड करके ये इक्वेशन आपको मिलता है। तो दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के अभिलक्षण। शून्य कोटि अभिक्रिया में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि जो आपका समाकलित इक्वेशन होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, समाकलित इक्वेशन, इंटीग्रेटेड मतलब समाकलित, पहले भी बता चुके हैं, समाकलित इक्वेशन वेग समीकरण है ना, समाकलित वेग समीकरण होता है वो K इज इक्वल टू एक्स बाई टी या R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0 होता है। X आप जानते हैं क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। X क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर द टाइम T। ठीक है, और इसमें R है आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, R0 है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल मतलब प्रारंभिक और फाइनल मतलब अंतिम। आप जानते हैं, इतनी इंग्लिश तो सभी बच्चों को आती है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो इंटीग्रेटेड फार्मूला होते हैं, पहले भी इस पर डिस्कशन हो चुका है, उसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर हम इक्वेशन को लें, इंटीग्रेटेड इक्वेशन को लें कि R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। ठीक है, तो सॉरी, अगर हम ये इक्वेशन लें, इंटीग्रेटेड इक्वेशन R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0, तो अगर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी से देखें तो ये इसके समतुल्य होता है, सिमिलर होता है। तो अगर हम ग्राफ पर y एक्सिस पर R को ले लें, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ले लें,
और एक्स एक्सिस पे टाइम को ले लें तो हमें एक ऐसा ग्राफ मिलेगा जहां इंटरसेक्ट जो होगा वो r0 यानी प्रारंभिक सांद्रता को तथा स्लोप जो है वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट k को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखें कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन r है ना, रेट या वेलोसिटी जो भी आप कहें, रेट ऑफ रिएक्शन r और टाइम t के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक ये सिंगल लाइन मिलती है जो कि पैरेलल टू टाइम है, यानी कि एज द टाइम चेंजेस वेलोसिटी या रेट जो है उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की सांद्रता पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इस पर टाइम ले लें या कॉन्सेंट्रेशन, दो में से कोई भी एक चीज़ प्लॉट कर लें तो आपको ऐसे ही पैरेलल लाइन मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है हमेशा ही अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। कंप्लीशन मतलब बेटा होता है पूर्णता, यानी जो आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, बचता नहीं है। ठीक है। तो इसमें जब कंप्लीट होगा तो कंप्लीट होने में लगा हुआ समय अगर t है और इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a है, प्रारंभिक सांद्रता a है, तो t इज इक्वस टू क्या होगा a/k। t इज इक्वस टू क्या होगा a/k। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है बेटा आप लोगों का वो है यूनिट ऑफ k फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक वेलोसिटी जिसे हम स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा। तो उसका यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको आप अगर आपको नहीं याद है तो एक जो जनरल फार्मूला बताया था हमने कि आप कैसे यूनिट ऑफ k फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ k फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकाल सकते हैं वो इस सूत्र के हिसाब से निकाल सकते हैं कि यूनिट ऑफ k इज इक्वल्स टू मोल टू द पावर 1 माइनस n लीटर टू द पावर n माइनस 1 सेकेंड टू द पावर -1। ठीक है। तो n की वैल्यू 0 रख देंगे फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन तो आपको मिल जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है अगर आपको दो कंडीशन मिलता है कि टाइम t1 पर आपका टाइम t1 पर यदि कॉन्सेंट्रेशन x1 है और टाइम t2 पर कॉन्सेंट्रेशन x2 है तो k बराबर हम कैसे निकालेंगे, k इज इक्वस टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हाफ लाइफ पीरियड की। अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, वह समय जिसमें किसी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता का आधा मात्रा रह जाए, उस समय को हम क्या कहेंगे, उस पदार्थ का अर्ध आयु काल कहेंगे, हाफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड को हम किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं या टी 50% से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं कि कैसे हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का कैलकुलेशन करेंगे, है ना। अगर हमारी प्रारंभिक सांद्रता, अगर हमारी प्रारंभिक सांद्रता R0 बराबर A है और जो आपका मात्रा चेंज हो रहा है यानी अभिकारक में जो सांद्रता परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है, A/2 हो रहा है। क्यों, क्योंकि टी हाफ टाइम में आधा रह जाएगा। ठीक है ना। तो बाद की मात्रा R बराबर अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, R0 माइनस एक्स। कैसे निकालेंगे, R0 माइनस एक्स। तो R0 की जगह हम क्या लिखेंगे, A, और x की जगह हम क्या लिखेंगे, A/2। फिर R की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, R इज इक्वल्स टू आ जाएगा A/2। ठीक है, क्लियर है। अब समाकलित वेग समीकरण से देखें तो k इज इक्वल्स टू क्या होता है, k इज इक्वल्स टू होता है x/t। ठीक,
तो x की जगह हम लिख देंगे a/2 और t की जगह क्या लिख देंगे t½ है ना, अर्ध आयुकाल। तो t½ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2k, a/2k, बिकॉज k इज अ कांस्टेंट है ना, k क्या है, एक कांस्टेंट है। तो t½ किस पे डिपेंड करेगा, a पर डिपेंड करेगा। t½ किस पर डिपेंड करेगा, a पर डिपेंड करेगा, यानी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करेगा। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करेगा। अब आइए बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, लक्षण कंप्लीट हुआ आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसको लगा लीजिए और ज़रूर से अच्छी तरीके से इसको लर्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक ऐसी अभिक्रिया लेंगे जो कि कैसी हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो। ठीक है, तो मान लीजिए कोई सिंपल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट चेंजेस टू द प्रोडक्ट, तो रेट लॉ लगाएंगे बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट k इंटू r⁻1। अब चूंकि r⁻1 है तो 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए इसको एज इट इज़ r लिखेंगे। ठीक है, और वेग नियम के अनुसार आप ये भी जानते हैं कि जब हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो क्या होता है, -d एक्टिव मास ऑफ r/dt, यानी t टाइम में रिएक्टेंट का खर्च हुआ मात्रा या परिवर्तित हुई मात्रा या कंज्यूम हुई मात्रा। ठीक है, तो अब चूंकि ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है और ये भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन है सेम इक्वेशन के लिए, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे -dr/dt इज इक्वल्स टू k एक्टिव मास ऑफ r -dr/dt इज इक्वल्स टू k एक्टिव मास ऑफ r। ठीक है, अब पक्षांतर कर लेते हैं, r को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और dt को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो आपको मिलेगा -dr/r इज इक्वल्स टू k.dt। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये अभी डिफरेंशियल फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म है ये, डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, इसे हम डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, रेट लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो माइनस को बाहर लेके इंटीग्रेशन ऑफ रिएक्टेंट k को बाहर रख के इंटीग्रेशन ऑफ टाइम करेंगे। ठीक है, इसको खोलेंगे तो ln r इज इक्वल्स टू kt प्लस c मिलेगा। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। c एज यूजुअल क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। c क्या है बेटा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जिसे आप समाकलन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, समाकलन स्थिरांक कहते हैं। अब इसी c के मान को जैसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में निकाले थे t इज इक्वल्स टू 0 पे, वैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एट t इज इक्वल्स टू 0, एट जब टाइम 0 है यानी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो पदार्थ की जो मात्रा होगी वो प्रारंभिक मात्रा r0 के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो इस वैल्यू को t बराबर 0 और r बराबर r0 को हम इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में, कौन सा है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो जब उसको इक्वेशन नंबर 2 में लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -ln r0 इज इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस c, यानी c इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, -ln r0। अब इस c की वैल्यू को अगेन हम कहाँ लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में अगेन से सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट करने पे बेटा आपको मिलेगा -ln r इज इक्वल्स टू kt प्लस इन द ब्रैकेट -ln r0। c की जगह हमने क्या लिख दिया, -ln r0। ठीक है, खोल देंगे ब्रैकेट को, ओके, पक्षांतर करेंगे, आपको मिलेगा kt इज इक्वल्स टू ln r0/r। ठीक है, अब पक्षांतर कर दीजिए t का, तो k बराबर 1/t ln r0/r
R। ठीक है, अब चूँकि ln इज इक्वस टू होता है 2.303 log 10, तो ln की जगह 2.303 log 10 रख देंगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा क्या, k इज इक्वस टू 2.303 अपॉन t log 10 r0 अपॉन r। ठीक है, इसी को कहते हैं बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब इसको हम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यदि हमारी प्रारंभिक सांद्रता R0 इज इक्वस टू A हो और R बराबर A माइनस एक्स हो, तो हम R0 की जगह A लिख देंगे और R की जगह A माइनस एक्स लिख देंगे और हमें फॉर्मूला मिल जाएगा k इज इक्वस टू 2.303 अपॉन t नॉट log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। दिस इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये भी है और ये भी है, ये R के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये A के फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, सिंबल भले ही अलग है, मतलब सेम है। अब अगर मान लीजिए कि यही इक्वेशन कैसी हो, गैसियस फेज़ में हो, किस फेज़ में हो, गैसियस फेज़ में अगर हो तो हमारा जो रेट इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा। ओके, तो अगेन हम एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया लेंगे जिसमें A गैस चेंजेस टू द B गैस एंड C गैस। ओके, तो T बराबर 0 पर बेटा अगर हमारा A की जो प्रेशर है वो क्या है, PI, I फॉर इनिशियल, PI एटमॉस्फेयर, तो B और C चूँकि बना ही नहीं है तो उनका क्या होगा, 0 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि प्रेशर में चेंज कुछ समय में कितना होता है, -x के बराबर होता है, तो अगर इसका -x होता है तो ये बनेगा कितना, +x। ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है, ये प्लस क्यों है, क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो एट t इज इक्वल्स टू t प्रेशर क्या हो जाएगा, PI माइनस x और इसका x एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आप जानते हैं डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर बराबर क्या कहता है, टोटल प्रेशर कंटेनर का क्या होगा, प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C, है ना। तो देखिए P टोटल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C। ठीक है, इन तीनों का योग किया, ओपन किया, मिला PT इज इक्वल टू PI प्लस x इज इक्वल टू PT माइनस PI, x इज इक्वल टू PT माइनस PI। अब PA बराबर क्या होता है, क्या है बेटा, PI माइनस x है। अब इस x की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, x की वैल्यू इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, PA इज इक्वल टू PI माइनस PT माइनस PI, ओपन करेंगे 2PI माइनस PT। ठीक है, रेट लॉ में रख देंगे तो रेट लॉ से हमें मिलेगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t डॉट PI अपॉन PA, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t डॉट PI और PA की जगह पे क्या लिख देंगे, PA की जगह पे हम ये लिख देंगे 2PI माइनस PT। ठीक है, तो ये आपका गैसियस फेज के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगा। ओके, कोई समस्या होगी तो आप पूछ सकते हैं। अब आइए इसके बाद बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज R0 एंड फाइनल कंसंट्रेशन इज R, तो हमारा T बराबर 0 यानी जबकि हमारा अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है, कंसंट्रेशन क्या होगा, R0 होगा। और अर्ध आयु बीतने पर यानी T इज इक्वल टू T हाफ होने पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता का आधा। परिभाषा यही कहती है कि अर्ध आयु में प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता रह जाती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर T हाफ यानी अर्ध आयु के बाद जो बचा हुआ कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, R बराबर प्रारंभिक सांद्रता
माइनस परिवर्तित सांद्रता, तो बचा हुआ होगा R0/2। ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ, अब देखिए रेट लॉ लगा दीजिए। रेट लॉ में इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो टी की जगह हम क्या रख देंगे, टी हाफ रख देंगे। टी की जगह टी हाफ रखेंगे। R0 एज इट इज़, R की जगह R0/2 रखेंगे। R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 2 ऊपर जाएगा तो log 2 हो जाएगा। ठीक है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको मिलेगा 0.693/k, यानी टी हाफ इज इक्वल टू, टी हाफ इधर चला गया, के इधर आ गया, तो टी हाफ इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 0.693/k। ये क्या है, अर्ध आयु काल किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहीं भी फॉर्मूला के अंदर कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इनिशियल आप कट भी कर सकते हैं, आप सिर्फ कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं कि डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चाहे वो इनिशियल कंसंट्रेशन हो और चाहे वो आपका कैसा हो, फाइनल कंसंट्रेशन हो। तो दिस इज अबाउट योर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अभिलक्षण, है ना, अभिलक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला फीचर क्या है, उसका वेग समीकरण, जो कि आप ऑलरेडी पढ़े हैं। वेग समीकरण के अंतर्गत ln r इज इक्वल्स टू -kt प्लस ln r0। दूसरा फॉर्म क्या है, r इज इक्वल्स टू k एक्टिव मास ऑफ r, ये रेट लॉ से है। ठीक है, ये समाकलित वेग समीकरण है, ये आपका समाकलित वेग समीकरण है, और ये आपका वेग लॉ से है, रेट लॉ से है। ठीक है, अब आप जानते हैं समाकलित वेग समीकरण कौन कौन सा है। एक तो आपने ये लिखा, ये है। दूसरा k इज इक्वल्स टू 2.303/t log 10 R0/r है। तीसरा R0 और R को अगर हम R1 और R2 से रिप्रेजेंट कर दें फॉर द टाइम T1 एंड T2, तो k बराबर हमें मिलेगा 2.303 T2 - T1 log 10 R1/R2। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर T1 समय में a है और T2 समय में a-x है, तो हमारा क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2.303/t log 10 a/a-x, a/a-x। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है बेटा, या करेक्टरिस्टिक जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया की, वो क्या है कि समाकलित वेग समीकरण जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका कैसे होगा, है ना। तो चूंकि अगर हम समाकलित वेग इक्वेशन को देखें, ln r इज इक्वल्स टू -kt प्लस ln r0, और इसको कंपेयर करें किससे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, समतुल्य है, आपस में समतुल्य है। यानी अगर y एक्सिस पर ln r को और x एक्सिस पर टाइम को ले लें, तो जो हमारा स्लोप होगा वो k को प्रदर्शित करेगा, और जो हमारा इंटरसेक्ट होगा वो ln r0 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अर्ध आयु काल से है। चूँकि आपने फॉर्मूला में देखा है कि अर्ध आयु काल जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो कितना होता है, 0.693/k। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जैसा कोई भी टर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में टी हाफ और सांद्रता के बीच यदि हम ग्राफ खींचें तो हम एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन सांद्रता से पाएंगे, है ना। इससे क्या पता चलता है कि सांद्रता का टी हाफ पर या टी हाफ का सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। ठीक है, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा वो अंत तक कुछ न कुछ रह जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की औसत आयु अगर देखें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ के,
यानी लैम्डा इज इक्वल टू 1/k, k की वैल्यू रख दीजिए तो आपको मिलेगा T12/0.693। दिस इज योर लैम्डा। वेग स्थिरांक का मात्रक k इज इक्वल टू पर सेकेंड। ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी है कि यदि हम सांद्रता के स्थान पे आयतन हमको प्राप्त है तो हम a की जगह v इन्फानाइट और x की जगह पे vt लिख सकते हैं। ठीक है। a आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है जिसको अनंत समय पर आयतन, और x क्या है, vt है t समय पर आयतन। v इन्फानाइट अपॉन v इन्फानाइट माइन vt। अगर मान लीजिए v इन्फानाइट नहीं ज्ञात है तो हम v0 से करेंगे, जहाँ v0 क्या है, प्रारंभिक आयतन है। तो इसी को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे कि k इज इक्वल टू 2.303/t log 10 v0 अपॉन vt। ठीक है, इस तरीके से। नाउ बच्चों, आपका लास्ट टॉपिक है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? आप जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया जो होती है वह आपके अभिकारक पदार्थों के मिलने की वजह से होती है। ये आपका अभिकारक पदार्थ है और ये आपका उत्पाद है। तो अभिकारक पदार्थ में आप जो मात्रा लेते हैं उसके सभी अणु तुरंत के तुरंत पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन सा अणु पार्टिसिपेट करता है? जो एक्टिवेशन एनर्जी को, सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है, जिसकी ऊर्जा जो है सक्रियण ऊर्जा के बराबर हो जाती है, वही उस अभिक्रिया में भाग ले पाता है और उसी की वजह से जो है अभिक्रिया संपादित होती है। सक्रियण ऊर्जा को बच्चों EA से निरूपित किया जाता है और इसका मात्रक जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल होता है। कैलोरी पर मोल भी आप लिख सकते हैं। अब आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। आपने एक एग्जाम्पल लिया कि H2 गैस रिएक्ट्स विद I2 गैस गिव्स 2HI गैस। ठीक है, अब इसको ग्राफिकल देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब देखिए ये एक आपको बेल शेप्ड ग्राफ दिख रहा है जिसमें यहाँ पर आपका अभिकारक पदार्थ है H2 + I2। इसकी कोई अपनी एक एनर्जी लेवल है। आपका इस y एक्सिस पर एनर्जी को शो किया जा रहा है, x एक्सिस पर रिएक्शंस की दिशा है। ठीक है, रिएक्शन यानी चल रही है। ठीक, तो अब H2 I2 आपस में भी क्रिया करते हैं। इसके कुछ अणु अपने इस ग्राउंड एनर्जी लेवल से एक्साइट होकर के उस एनर्जी लेवल तक पहुंचते हैं जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। देखिए यहाँ पर EA है ना, दिस इज़ योर EA। तो एक्टिवेशन एनर्जी को प्राप्त करते हैं। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी को प्राप्त करते हैं बेटा, तो H2 का जो बॉन्ड है वो क्लीवेज करता है, I2 का क्लीवेज करता है और H और I के बीच में बॉन्ड्स बन जाते हैं और फाइनली क्या होता है, ये HI उत्पाद बन जाता है। और जिस एनर्जी लेवल पे बनता है, दिस इज़ योर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज़ योर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी ये क्या है, HR है। ठीक है, ऊष्मा किसकी, अभिकारक की, और ये कौन सा है, ऊष्मा किसकी, प्रोडक्ट की। ठीक है, तो प्रोडक्ट की ऊष्मा और रिएक्टेंट की ऊष्मा का जो अंतर है वो अंतर ही क्या है, डेल HP है। वो अंतर क्या है, डेल HP है। यानी डेल H इज इक्वल टू HP माइनस HR। ठीक है, ये आपका डिफरेंस है। ओके, और यहाँ से जो सक्रियण ऊर्जा है वो आपकी EA है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं बेटा, जिसमें आपको ये समझ में आता है कि कैसे अभिकारक पदार्थ सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करता है। अभिकारक पदार्थ सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करता है और उसके बाद बॉन्ड क्लीवेज होता है। देखिए ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, HI बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 HI मॉलिक्यूल बनता है। ये क्रॉस नहीं है, ये X एक्सिस है, ये X एक्सिस है। ठीक है, अब अभिकारक की ऊष्मा आप देखिए HR इज ग्रेटर देन उत्पाद की ऊष्मा HP। देखिए ये HR है और ये HP है, तो कौन ज़्यादा है, HR ज़्यादा है, HR इज़ ग्रेटर देन HP। तो जब HR माइनस HP निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी।
और जब डेल एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो अभिक्रिया कैसी होगी बेटा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, यानी डेल एच के आधार पे, ऑन द basis of del H वैल्यू हम बता सकते हैं कि whether the reaction is exothermic और एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, तो अगर आपका एक्सोथर्मिक होगा तो डेल एच की वैल्यू कैसी होगी बेटा? नेगेटिव आएगी। ओके, और अगर आपका ये एंडोथर्मिक होगा तो पॉजिटिव आएगी, यानी HR जो है वो HP से कम होगा, लाइक दिस। यहाँ देखिए, इसमें HR जो है वो यहाँ है और HP जो है वो यहाँ है, तो HP इज़ ग्रेटर देन HR। यहाँ पे क्या हो रहा है? HP इज़ ग्रेटर देन HR है। ठीक है, तो डेल H बराबर क्या आ जाएगा बेटा? डेल H बराबर क्या आ जाएगा? जैसा कि यहाँ बताया गया है, देखिए HR माइनस HP। अब HR चूँकि ज़्यादा है तो वैल्यू कैसी आएगी बेटा? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट योर एक्टिवेशन एनर्जी एंड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन योर हीट एंथैल्पी आप बता सकते हैं कि आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। लास्ट वन ऑफ द टॉपिक आपका क्या है चैप्टर का? कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट या टक्कर सिद्धांत। ये भी आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, टक्कर सिद्धांत क्या है? जब आपका सक्रियण ऊर्जा की बात होती है तो सक्रियण ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? अणुओं के टक्कर से प्राप्त होती है, और ये टक्कर कैसे होने चाहिए? प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। उसी की बात करता है ये टक्कर सिद्धांत। पहली बात कहता है कि अभिकारक के जो अणु हैं वो कठोर ठोस गोले के समान होते हैं। ठीक है, दूसरी बात कहता है कि अभिकारक अणु आपस में प्रभावी टक्कर के उपरांत ही अभिक्रिया में भाग ले पाते हैं। अगर उनका टक्कर प्रभावी नहीं है तो फिर वो सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त नहीं करेंगे, और अगर सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त नहीं करेंगे तो ना तो क्लीवेज ऑफ बॉन्डिंग होगी और ना ही मेकिंग ऑफ बॉन्डिंग होगी। ठीक है, प्रभावी टक्कर के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का जो मान होता है वो देहली ऊर्जा कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, कहलाता है। अब सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में क्या संबंध है? सक्रियण ऊर्जा इज इक्वल्स टू देहली ऊर्जा माइनस टक्कर के पूर्व अणु की ऊर्जा, टक्कर के पूर्व अणु की ऊर्जा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर केमिकल काइनेटिक्स। थैंक्स फॉर व्यूइंग। और अब आप लोग इसको देखने के बाद नोट्स बनाइए और इसके क्वेश्चंस आंसर को सॉल्व करिए। जहाँ प्रॉब्लम है उसको ग्रुप में डिस्कशन कीजिए और इस चैप्टर को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बेटा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए।